नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एलबी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं राजेश रत्नू और अपनी सीरीज चल रही थी नीट फिजिक्स सॉल्यूशन। तो आज अपना ये दूसरा दिन है, पार्ट 2 है। कल आपकी क्लास में अपन ने 26 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज अपन आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आज के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ जो क्वेश्चन होंगे 8 से 10 क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन शायद नीट के लेवल के क्वेश्चन नहीं है, उन क्वेश्चंस को नीट में शायद नहीं पूछा जाना चाहिए था। तो आइए अपन बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अपना लॉजिक गेट का। तो देखिए क्या है, ये जो अपना गेट है ये है आपका नॉर गेट। कौन सा गेट है? नॉर गेट। ठीक है, और नॉर गेट में जो होता है आउटपुट, उसको लिखते हैं बेटा ए प्लस बी का होल बार, और इसको अपन लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं इस वाले गेट की, तो ये अपना है नैंड गेट। कौन सा गेट है? नैंड गेट। और नैंड गेट में जो आउटपुट होता है वो होता है ए डॉट बी का होल बार, और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब ये वाला जो गेट है, इस वाले गेट में क्या होगा, देखो फाइनल जो आंसर आएगा आपका वाई का वो आपको मिलेगा ये आपका एंड गेट है। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो यहाँ जो फाइनल आपका वाई आएगा, यानी कि फाइनल जो आउटपुट आएगा उसको अपन ऐसे लिखेंगे ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। अब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो इसको अंदर लेके जाएंगे तो बनेगा बेटा ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार, प्लस आएगा बीच में। फिर आगे क्या बनेगा, देखो ए बार डॉट बी बार डॉट बी बार। अब देखो ए बार डॉट ए बार बेटा होता है ए बार डॉट बी बार, प्लस ऐसे बी बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा? बी बार हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो ए बार डॉट बी बार। तो अगर दो एक जैसी चीजें हैं और प्लस आ रहा है बीच में, तो फाइनल क्या होता है? वही होता है, यानी कि ए बार डॉट बी बार। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल बार। तो यहां से आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? नॉर गेट। कौन सा आएगा? नॉर गेट। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो आया है आपका किससे? इंपल्स पूछा है। इंपल्स क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। क्या बोला है कि बॉल ऑफ मास, एक बॉल है जिसका मास दे रखा है आपको कितना? 0.5 केजी। कितना दे रखा है? 0.5 केजी। और बोला गया है कि उसको 40 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाता है और वो ग्राउंड से हिट करके वापस कितना ऊपर जाती है? 10 मीटर। तो इस कंडीशन में अपने को क्या निकालना है कि उसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, यानी कि उसका इंपल्स क्या होगा। तो देखो मान लिया मेरे पास ये वो बॉल है जिसका मास मान लिया मैंने m जो दे रखा है अपने को, और ये हाइट दे रखी है कितनी बेटा? 40 मीटर। जैसे ये बॉल यहाँ ग्राउंड से हिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने नीचे की ओर v1। ठीक है, और टकराने के बाद ये बॉल जो है वो वापस ऊपर जा रही है v2 वेलोसिटी से, और ये कितना ऊपर जा रही है? ये जा रही है आपकी 10 मीटर। तो देखो जब ये टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी है बेटा नीचे की ओर, यानी कि मोमेंटम की डायरेक्शन होगी नीचे की ओर, और जब टकरा के ऊपर जाएगी तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर। यानी कि अगर मैं नीचे वाले मोमेंटम को नेगेटिव लूंगा तो ऊपर वाले मोमेंटम को क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। और कल की क्लास में भी अपन ने बात की थी, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो चीजें रिलेटिव में क्या होती है? ऐड होती है। यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? ऐड होगा। तो देखो फर्स्ट जो मोमेंटम आएगा ये वाला मोमेंटम, ये हो जाएगा आपका मास इनटू v1, और v1 क्या होगा? यहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, p1 बराबर होगा बेटा m अंडर रूट 2g और 40। ये हो गया। और g की वैल्यू इसने क्या दी है? 9.8 दी। अपन 10 लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो यहां से p1 जो आएगा वो आएगा आपका m अंडर रूट, ये हो जाएगा आपको आपका कितना?
√800। ऐसे ही ये वाला मोमेंटम निकालेंगे तो P2 क्या हो जाएगा, P2 आपका मिलेगा m √2g और 10 रखेंगे, और जैसे 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब अपने को निकालना है चेंज इन मोमेंटम। एक की डायरेक्शन नीचे की ओर है और दूसरे की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर। यानी कि अगर नीचे वाले को मैं माइनस जे कैप लूंगा तो ऊपर वाले को क्या लेना पड़ेगा, प्लस जे कैप। और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। यानी कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा पी, वो इन दोनों का ऐड हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा इसमें से m। यहां बचेगा बेटा कितना, √800 को क्या लिख सकते हैं अपन, √800 को लिख सकते हैं अपन, यानी कि 20√2 प्लस, और 200 को क्या लिख सकते हैं, 10√2। क्या जाएगा बेटा, 10√2। जोड़ोगे इसको तो ये आएगा आपका m इंटू 30√2। m की वैल्यू रखोगे 0.5 इंटू 30 इंटू 1.4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो ये आएगा 15 और ये आएगा 1.4। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 21 न्यूटन इंटू सेकेंड। ये आ गया आपका। इस क्वेश्चन में आसान सी बात है, आपको ये देखना है कि एक मोमेंटम नीचे की ओर है, दूसरा मोमेंटम कहाँ है, ऊपर की ओर। और जब ऐसे मोमेंटम होते हैं और चेंज निकालना होता है तो मोमेंटम क्या होता है, ऐड होता है। तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा, सेकंड। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 1D से है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो टाइम दे रखा है आपको और आपसे पूछा है बेटा इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो टाइम t क्या हो जाएगा, x² प्लस x। अपन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखो dt अपॉन dx। dt अपॉन dx हो जाएगा बेटा 1/v, क्योंकि dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/v। इसको लिखेगा अपन 2x प्लस 1। ये हो जाएगा आपका 1/v, और यहां से वेलोसिटी जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 1/2x प्लस 1। लेकिन अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी आ जाए तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है किसके साथ, टाइम के साथ। ये हो जाएगा बेटा dv अपॉन dt। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। क्या होता है, देखो नीचे इसका स्क्वायर आएगा जो नीचे होता है उसका, फिर सुनो अब क्या होगा, इसको एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। फिर आता है बेटा माइनस, फिर क्या करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन किया है उसको रखेंगे, 1 आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2। ये क्या हो जाएगा 2, और x का करेंगे तो बेटा हो जाएगा ये dx अपॉन dt। तो देखो ये आपका होगा एक्सेलरेशन a, ये आपका 0 हो गया, ये हो जाएगा -2, और dx को इसको लिख देंगे v, और ये क्या हो जाएगा देखो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से अपन v की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, ये रही v की वैल्यू। जैसे ये v की वैल्यू यहां पुट करेंगे इसमें, तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, v की वैल्यू क्या है 1/2x प्लस 1। जैसे ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा a। जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा वो आ जाएगा -2/2x प्लस 1 का क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, सेकंड आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी नीट के हिसाब से शायद नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है। बाकी देखते हैं क्या बोला है, देखो a model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field that the flux passing through the orbit of the electron is nh upon e। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले अपन। आपको बोला है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये मान लिया मैंने प्लेन के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो बोला गया आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो इसको लिखेंगे बेटा बी ए।
बराबर क्या दे रखा है, एन एच अपॉन ई। लेकिन जहां अपने को सोल्व करना है, अपने को निकालना है द मैग्नेटिक मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, इसमें आपको n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, क्योंकि सबसे जो नीचे वाली जो एनर्जी लेवल है उसकी बात कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे, n बराबर आएगा, n की जो वैल्यू पुट करोगे यहाँ 1 आएगा। तो यहां से फ्लक्स क्या मिल जाएगा आपको, b a और h अपॉन ई, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। अब आगे देखते हैं क्या है। आपसे पूछा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एम आई इंटू ए, ये है, और आई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें चक्कर लगा रहा है, इसका टाइम पीरियड मान लिया आपने क्या है, टी। तो यहां से करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, टी है। और टी अपन मैग्नेटिक फील्ड में सोल्व करते हैं कि टी जो होता है वो मिलता है 2 πm अपॉन क्यूबी। इसमें 3-4 इक्वेशनों को यूज करना पड़ेगा। अब 3 घंटे के पेपर में बच्चा जो है वो इतना दिमाग नहीं लगा पाता, क्योंकि पेपर का प्रेशर होता है, तो शायद मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को नहीं डालना चाहिए था। अब देखो टी की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या आ जाएगी, चार्ज ई है, ये ई डिवाइड बाई 2 πm, और Q और ऊपर जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है, E है, तो ये बेटा हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू बी। ये आपकी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक करंट आ गई। ये करंट की वैल्यू यहां पुट करोगे और दूसरा एरिया यहां से पुट करोगे, यहां से निकाल लेगा अपन। देखो क्या बनेगा, M जो आएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, E का स्क्वायर B डिवाइड बाई 2 πm, यही है। और एरिया यहां से निकाल लेंगे, बी से डिवाइड कर देंगे, तो इनटू एरिया क्या है इसका, एरिया आ जाएगा बेटा H अपॉन E और B। अब देखो B से B मर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन मर जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आएगा वो आएगा E H डिवाइड बाई 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी से सोल्व करेंगे। थोड़ी सी करंट इलेक्ट्रिसिटी की बातें बता देता हूं मैं। आपको पता है ये बात कि अगर आपके पास इस टाइप से रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो करंट क्या होती है, सब में इक्वल होती है। यहां इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इस चैप्टर में आपको क्या बोला है, कुछ रोड्स, कुछ छड़े हैं जिनको अपन ने किस में कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में। और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसमें से हीट करंट जो होती है वो सब में क्या जाती है, सेम जाती है। जैसे यहाँ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, वैसे यहाँ क्या बोल देंगे, हीट करंट। तो देखो यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है, हीट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको ऐसे लिखते हैं आर, वो हो जाएगा आपका क्या, L अपॉन के ए, ये होता है। और K की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2। इसको मैं R नोट मान रहा हूं। अगर इसको R नोट लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2R नोट, और ये फिर से कितना हो जाएगा, R नोट। अब आपको पता है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, ऐड होता है, चाहे वो हीट रेजिस्टेंस हो चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट का रेजिस्टेंस हो। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, मैं फिर बता देता हूं, इसको अपन इलेक्ट्रिक करंट की तरह सोचेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, आर नोट, 2R नोट और R नोट, यानी कि 4R नोट आ गया। अब अगर आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो करंट कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहां पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या ले लेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपकी जो हीट करंट आएगी, आई एच जो आएगी, वो आएगी इन दोनों पॉइंटों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर यहाँ का कितना है बेटा, 3T है, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है, T है। तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया आपका 2T डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 4R नोट। तो यहां से हीट करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको,
हीट करंट जो आएगी वो आएगी T अपॉन 2R0। ये आपकी हीट करंट आ गई। ये भी नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि T1 और T2 का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। तो इसके लिए फिर से अपन क्या करेंगे, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में है, और अगर सीरीज में जुड़े हुए तो हीट करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि इसमें भी हीट करंट वही आएगी, ये वाली इसमें भी यही रहेगी। तो अपन अगर यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में बात करते हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ की बात करते हैं। देखो वहां आता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर है आपका 3T माइनस इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, T है, तो ये आएगा, सॉरी T1 है। तो देखो V बराबर क्या होता है, IR, वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हीट करंट इनटू रेजिस्टेंस, और यहां का रेजिस्टेंस कितना है, R0। हीट करंट है बेटा आपकी कितनी, T अपॉन 2R0 इनटू रेजिस्टेंस कितना है इसका, R0। रेजिस्टेंस कितना है, R0। क्या बेटा R0 से R0 मर जाएगा, ये R0 मर गया। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 6T माइनस 2T1 बराबर T, यही है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 2T1 जो है वो बचेगा आपका 5T, और यहां से T1 क्या आ जाएगा बेटा, 5T डिवाइड बाई 2। T1 तो आ गया अपने पास, ऐसे ही अपन यहां लगा देंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, T2। फिर से वही बात है, देखो इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, T1, तो पोटेंशियल डिफरेंस मानो या टेम्परेचर डिफरेंस एक ही बात है। अगर अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहां तो लेते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां क्या लेना पड़ेगा अपने को, टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T1 माइनस T2, फिर वही बात, हीट करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट ये रही और इसका रेजिस्टेंस कितना है आपका 2R0 है, तो इसमें पुट कर देंगे, क्या होगा देख, T डिवाइड बाई 2R0 इंटू इंटू 2R0, ये फिर से क्या हो जाएगा 2R0। क्या 2R0 से 2R0, 2R0 से 2R0 मर जाएगा, और T1 की वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी। T1 की वैल्यू क्या है, 5T डिवाइड बाई 2 माइनस T2, और बराबर हो जाएगा बेटा T। अब क्या करना है, अपने को T2 निकालना है, तो T2 क्या हो जाएगा, देखो इस इक्वेशन को यहां सोल्व करते हैं। T2 बनेगा आपका 5T डिवाइड बाई 2 माइनस T, और ये हो जाएगा T2, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये बचेगा बेटा 3T डिवाइड बाई 2, ये तो आपका आ गया T2, और ये आपका आ गया T1। आपसे पूछा है बेटा T1 डिवाइड बाई T2, तो T1 कितना है, 5T डिवाइड बाई 2, और आपका जो T2 है वो क्या है, 3T डिवाइड बाई 2। क्या 2 से 2 मर जाएगा, T से T मर जाएगा, तो आंसर क्या आया बेटा 5 डिवाइड बाई 3। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन आसान है, हार्ड नहीं है। आप अगर आपको हीट का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से सोच सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या लेते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, वहां लेते हैं रेजिस्टेंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हीट रेजिस्टेंस, वहां लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ क्या ले लेना आपको, हीट करंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कैपेसिटर से है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखते हैं, फिर से बता देता हूं, आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन सब में कैलकुलेशन ज्यादा है भाई, ठीक है। सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, सब में कैलकुलेशन ज्यादा है। तो देखते हैं क्या है, आपको बोला है द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी टू स्लैब्स ऑफ द डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2, ये दे रखा है, इसके बीच में रख दिया। ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम लार्जर देन नथिंग बिटवीन। ये बोल रहा है कि जब आप ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम या जब कुछ नहीं भरा होता तो उसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो देखो जब कुछ नहीं भरा होता तो कैपेसिटेंस होती है बेटा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। अब क्या बोल रहा है कि 2 टाइम हो गई,
तो यहां लिखेंगे 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। अब सुनना मेरी बात, जब अलग अलग स्लैब रखते हैं इस टाइप से, ये एक स्लैब रख दी जिसकी आपने को डिस्टेंस दे रखी है बेटा 3d/8 और ये वाली भी है, ये है d/2। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 3d/8 प्लस d/2 यानी कि सोल्व कर लेंगे 6 हो जाएगा, यानी कि 7d/8। अभी भी ये कंप्लीट डी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसको कंप्लीटली नहीं भरा हुआ है, अभी भी इसमें एयर वाला पार्ट बचा हुआ है। एयर वाला पार्ट कितना बचा हुआ है, सोल्व कर लेंगे, यानी कि d/8 कितना बचा हुआ है, d/8। इसको सोल्व साफ कर देता हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तीन चीजें हो जाएगी, एयर वाला पार्ट भी आएगा, फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला भी आएगा और सेकंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला भी आएगा। देखो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा भाई। देखो अब अगर अपन आगे चलते हैं तो कैपेसिटेंस होती है बेटा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई कितना है फर्स्ट मीडियम 3d/8 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K1। क्या है K1, यहां आ जाएगा बेटा K1 प्लस अगली जो थिकनेस है वो आपको दे रखी है d/2, ये होगा d/2 K2 और लास्ट में आएगा एयर वाला पार्ट। एयर वाला पार्ट कितना बचा है d/8, क्या आएगा यहाँ पे d/8। अब इसको सोल्व करना है आपको। देखो ये इससे मर जाएगा, क्या मैं बोल दूं सारे डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर डी और इधर से। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा, और 2 से इधर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ फिर से क्या हो जाएगा 4 और इधर बच गया 1। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 3/4K। समझ गए ना क्या किया है, ये दोनों कैंसिल हो गए, इस 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो क्या बचेगा देखो d/K2 प्लस 1/4 और इक्वल में कितना बचेगा 1। इसको इधर लेके जाएंगे तो बेटा हो जाएगा, ये K1 है, इधर लेके जाएंगे तो 3/4K1 प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, भी यहाँ 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका कितना 1/K2। इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3/4। अपने को चाहिए K1 और यहाँ एक रिलेशन दे रखा है कि K1 जो है वो आपका है बेटा 1.25 K2। अब यहाँ अपन K2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो K1 मिल जाएगा आपको। K2 की वैल्यू क्या है देखो, K2 आपका आ जाएगा बेटा K1 डिवाइड बाई 125 लिख देते हैं और ऊपर क्या आ जाएगा 100। तो यहां से ये मर जाएगा 4 से और ये 5 से, तो यहां से K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4K1 डिवाइड बाई 5। अब ये वैल्यू आपको यहां पुट करनी है, आगे तो कैलकुलेशन है बाकी मैं कर देता हूं। देखो 3/4K1 प्लस K2 की वैल्यू है बेटा 4 डिवाइड बाई 4, क्या हो गया यहाँ, ये नीचे आएगा 125। हाँ ये वैल्यू नीचे रखनी है भाई, क्या आएगा यहां रखनी है, तो क्या आएगा 4K1 डिवाइड बाई 5 और इधर कितना है इस साइड में आपका कितना है 3/4, ये हो जाएगा 3/4। देखो इसको ऐड करो, ये 3 और 5 क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, तो ये आएगा 8 डिवाइड बाई 4K1 और इधर बचेगा आपका 3 4। क्या ये 4 से 4 मर जाएगा, अपने को चाहिए K1। क्या चाहिए K1। K1 आपका जो आएगा वो आएगा भाई 8 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1.366, ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सॉरी 2 से 2 क्या आएगा 2.66, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फिर से इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, इस टाइप के कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन है बहुत कम आते हैं, इस बार बहुत ज्यादा थे और आंसर आपको एग्जैक्ट पॉइंटों में चाहिए। तो नीट में इस टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से आज तक तो आए नहीं है, इसी साल आए, तभी बोल रहे हैं कि पेपर जो है वो काफी टफ है।
टफ मान सकते हो या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं जो नीट लेवल में बिल्कुल नहीं आने चाहिए थे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिर से अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो क्या बोल रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ इज 5 मीटर against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree, the other end rough horizontal floor, the friction force that the floor। हाँ सुनो, पहले क्वेश्चन को समझते क्या बोलना चाह रहा है। आपको बोला है कि एक आपके पास क्या है, मान लिया मैंने L लेंथ की रोड है, 5 मीटर दे रखा, अपन L मान लेते हैं, ठीक है, जिसका मास M जो है वो कितना है 20 kg है, ठीक है। ये वाली सरफेस आपकी कैसी है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और ये वाली सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। और बोला है कि ये जो छड़ है, ये जो रोड है, ये किसमें है, रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है, इसका मतलब इसका जो टॉर्क आएगा वो नेट टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। बस कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको नेट टॉर्क क्या करना है, जीरो करना है, और वहां से आपका फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। देखते हैं, देखो इस सरफेस के ऊपर यहां इस पॉइंट पे आपका नॉर्मल रिएक्शन मान लिया मैंने इधर होगा, और इसका वेट, इसका mg जो लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास होगा L/2 लेंथ पे। कहां होगा, L/2 लेंथ पे, और ये हो जाएगा 20 यानी कि mg यानी कि 200 न्यूटन। बोलो हाँ ना। और एक यहां लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2 ऊपर की ओर। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में F, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि किसी एक पॉइंट को पकड़ के इसका टोटल टॉर्क जो है वो क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। मैं इस अक्स के अबाउट इसका मोमेंट टॉर्क निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, यानी टॉर्क इधर लगेगा, और ये जो है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, और ये फ्रिक्शन इधर लाने की कोशिश करेगा। आपको टोटल टॉर्क क्या करना है बेटा, जीरो करना है। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इन दोनों टॉर्क को ऐड करना है, इन दोनों टॉर्क को ऐड करके इसके इक्वल करना है, और वहां से क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये जो 200 न्यूटन है, क्या इसकी वैल्यू और N2 की वैल्यू इक्वल होगी, और इधर से N1 और फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। तो यहां से एक इक्वेशन तो ये लिख सकता हूं मैं, N1 बराबर फ्रिक्शन फोर्स, एंड जो आपका N2 है वो कितना है, 200 न्यूटन है, ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है, वो फोर्स जो टॉर्क पैदा कर दे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस अक्स के अबाउट वो रोटेट हो रहा है। तो सबसे पहले अपन इसका टॉर्क निकालेंगे। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, ये आपकी फोर्स की लेंथ हो गई, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखो L/2 है, तो ये वाली जो लेंथ आएगी L/2 का साइन थीटा आएगा। L/2 इधर है, इसका इधर आएगा कोस कंपोनेंट, और इधर क्या आ जाएगा, साइन कंपोनेंट। तो अपन इसका टॉर्क लिखेंगे, वो आएगा बेटा 200 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 इंटू L/2 इंटू, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, प्लस करेंगे किसका, इसका। देखो ये वाली टोटल लेंथ कितनी है, ये फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस L का इधर वाला कंपोनेंट लेना आपको। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, L cos थीटा, क्या आएगा, L cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा बेटा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन F इंटू L, और cos 60 की वैल्यू 1/2, इसको इक्वल करना है इस वाले टॉर्क के। अब देखो N2 की वैल्यू क्या ले लूंगा मैं, 200। तो देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है इसकी फोर्स की, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये है। L का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, कोस में, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, साइन में। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी बेटा इधर कोस आएगा और इधर साइन आएगा, ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी L का साइन थीटा। L क्या हो जाएगा, देखो 200 इंटू L इंटू √3/2। तो देखो सारे L/2 कैंसिल हो जाएंगे, यहां से और
यहां से, समझ गए। इधर बचा आपका 200√3/2 प्लस F1 बराबर, कुछ गड़बड़ होगी क्या? हाँ, ये हो जाएगा 200√3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। ये हो गया आपका 100√3, इधर जाएगा तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100√3 न्यूटन। ये भी अच्छा क्वेश्चन, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सोचना था। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका आपका सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ पूछा है। देखो क्या बोला है आपसे, पहले क्वेश्चन समझाता हूं मैं। An oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand as the box oscillating sand leaks slowly। तो आपको देखो क्या बोला है, देखो एक स्प्रिंग दे रखा है इस टाइप से, और इस स्प्रिंग के साथ, पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं भाई। देखो इसमें आपकी मिट्टी भरी हुई है, सैंड भरी हुई है, और ये बोल रहा है कि यहां से ये जो मिट्टी है ये क्या हो रही है? धीरे धीरे नीचे गिर रही है, ठीक है। और क्या बोला है आपको? ग्राफ बनाना है बेटा, एक तो किसके साथ? ओमेगा और एम्पलीट्यूड का। पहले ओमेगा की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है ये। ओमेगा जो है वो होता है बेटा अंडर रूट K/L, यही है, ये ओमेगा, ठीक है। अब जब ये सेंड नीचे गिरेगी तो क्या मैं बोल दूं? मास कम हो रहा है, और अगर मास कम हो रहा है तो बेटा ओमेगा इंक्रीज होगा। देखते हैं ऐसा कौन सा ग्राफ है। एक तो ये वाला ग्राफ है जिसमें ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, एक ये वाला ग्राफ है, और एक ये वाला ग्राफ है। ये ग्राफ तो गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब एक ग्राफ अपने को किसके बीच में बनाना है? एम्पलीट्यूड। अब सोच के देखो, अगर ये धीरे धीरे मिट्टी नीचे गिर रही है तो क्या इसकी एनर्जी कम हो जाएगी? सोच के देखो, एक स्प्रिंग है मेरे पास, पहले मैंने उस पर 2 kg का ब्लॉक लटकाया, तो क्या उसका एम्पलीट्यूड नीचे जाएगा? ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इस मास को आप डिक्रीज करोगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी कि आपको ग्राफ देखना है, एम्पलीट्यूड कौन सा डिक्रीज हो रहा है। आपका ओमेगा इंक्रीज होगा और एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। ऐसा ग्राफ देखना है। यहां देखो यही है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये नहीं होगा। यहाँ दोनों डिक्रीज हो रहे हैं और यहाँ कांस्टेंट है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका? सेकंड ऑप्शन। कैसे सोचना था? इस फॉर्मूले से। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस पेपर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं बोल सकता हूं कि 100% आपको नीट में नहीं देना चाहिए था। चलो इसको सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या है, और फिर इसका देखो, इसका सॉल्यूशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिए है। मैं इसका सॉल्यूशन मेरे तरीके से सोचने की कोशिश करता हूं। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो सरफेस टेंशन का है। थोड़ा सा समझा देता हूं क्या बोल रहा है। कि आपके पास एक दीवार है इस टाइप से, ऐसे दीवार है, और ये आपको दे रखा है कि x जो है वो L है, और इस पे कोई लिक्विड जो है वो ऐसे ऊपर चढ़ रहा है इस टाइप से, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो आपको दे रखा है बेटा थीटा। क्या दे रखा है? थीटा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं, इस वाली लाइन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इसकी स्लोप लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। स्लोप में क्या आ रहा है? चेंज हो रहा है। यानी कि इसका मतलब यह है कि इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन जरूर होगी। मैं मान लेता हूं कि इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है y बराबर fx, ठीक है। अब अपने को चाहिए इसकी स्लोप, और स्लोप क्या होती है? इसका dy बाई dx कर देंगे। dy बाई dx जो है बेटा आपका आ जाएगा tan थीटा, यानी कि स्लोप। और इसकी स्लोप जो है वो लगातार चेंज हो रही है, तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं कर्वेचर। यानी कि लिखेंगे यार रेट, चेंज ऑफ रेट इन स्लोप, यानी कि स्लोप में क्या चेंज आएगा, यानी कि एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका।
तो क्या हो जाएगा देखो, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर बराबर, इसे बोलते हैं बेटा कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे आपने पानी की बूंद देखी होगी, पानी की बूंद जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से गोल होती है। कोई चीज अगर ज्यादा गोल है तो इसका कर्वेचर ज्यादा है, इसका कर्वेचर क्या है? कम है। यहाँ कर्वेचर ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? तो इसे बोलते हैं अपन कर्वेचर। क्या बोलेंगे? अब यहाँ आपको एक रिलेशन अगर याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। ठीक है, देखो मैं बताता हूं क्या रिलेशन है। वो रिलेशन जो है वो सरफेस टेंशन और कर्वेचर में जो रिलेशन होता है वो ये होता है बेटा, P1। मान लिया मैंने यहाँ का जो प्रेशर है वो P1 है, और यहाँ का जो प्रेशर है वो मान लिया मैंने P2 है, या यहाँ का मान लो। ठीक है, और ये हाइट अपन मान लेते हैं कितनी है? h, यानी कि y है। ये y को h मान लिया अपन, सॉरी h को y मान लिया। देखो P1 माइनस P2, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, सरफेस टेंशन इनटू कर्वेचर, और कर्वेचर होता है बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, इतना एक नीट का बच्चा नहीं सोच सकता भाई। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या मैं तो बोल रहा हूँ बहुत टफ क्वेश्चन मान सकते हैं अपन। ऐसा शायद किसी भी कोचिंग में नीट में नहीं पढ़ाया गया होगा। अगर कोई बोल रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे नोट से डायरेक्ट है तो भाई साहब उन लोगों को सलाम है ना। काफी लोग बोल रहे हैं ऐसा कि ये क्वेश्चन हमारे नोट से है, मुझे तो लगता नहीं है, बाकी हो सकता है अलग अलग प्रकार के लोग हैं। देखो एक इक्वेशन तो ये आ गई, सेकंड इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं P1 जो है वो आएगा बेटा P2 प्लस रो जी एच, और H की जगह क्या ले लेंगे? Y। यहां से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी Y माइनस Y2, ये मिलेगा रो जी Y। अब दो इक्वेशन हो गई, दोनों को कंपेयर कर देंगे, आंसर आपका मैच हो जाएगा। तो देखो रो जी वाई बराबर एस डी स्क्वायर वाई एक्स। अब ऑप्शन देखते हैं किस टाइप से है। हाँ, इस एस को आप इधर ले आओ, जैसे आप एस को इधर लाओगे तो आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा कौन सा? रो जी वाई एस, सेकंड ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है? सेकंड आंसर है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नीट में नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन पूछा गया है। फिर भी काफी लोगों का पेपर बिगड़ा है भाई, आपको थोड़ा सा धैर्य रखने चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। अब जो बात हो गई वो हो गई है, इसको चेंज अपन नहीं कर सकते। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर बहुत ज्यादा लेंथी है, तो इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना है भाई। अगर आप इसको देखो, जैसे ये टी है, टाइम है, और इधर लिखा हुआ है एस अल्फा ए की पावर बीटा और रो रो की पावर गामा और आर की पावर है बेटा डेल। अब आपको कुछ नहीं करना था, इस साइड की डायमेंशन और इस साइड की डायमेंशन इक्वल करनी थी। आपको अल्फा बीटा गामा और डेल की वैल्यू ऑप्शन से चेक करनी थी, और जैसे आप थर्ड ऑप्शन पे पहुंचोगे ये आंसर आपका मैच हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से चेक करना चाहिए। जैसे आप थर्ड ऑप्शन चेक करोगे तो ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रिपीट हो गया, ये आपका जो क्वेश्चन है वो कल वाली वीडियो में भी आ गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी काफी सोचना पड़ेगा आपको, काफी कैलकुलेशन है। देखो आपको बोला है बेटा ए पार्टिकल ऑफ द मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद ए कांस्टेंट फोर्स टुवर्ड द ओरिजिन। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो सर्कल पे चल रहा है, जिसका मास मान लिया मैंने m, और इधर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F।
आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो ये कांस्टेंट है, मास पहले से कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के स्क्वायर के। और वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर की पावर 1/2 के। आगे देखो, आगे बोला है द रेडियस आर ऑफ द nth ऑर्बिट एंड द पार्टिकल स्पीड v, द ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन n इज। अब आगे आपको क्या सोल्व करना है, देखो बोर मॉडल लगाना है। अब ये आसान हो जाएगा। बोर मॉडल क्या होता है, देख बेटा, एन वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, यही है। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। अब आर की जगह आप v इसका स्क्वायर पुट कर सकते हो, तो क्या बनेगा, देखो आर की जगह क्या पुट कर रहा हो, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v के स्क्वायर के, तो यहां हो जाएगा बेटा v का क्यूब, और ये सारी चीजें कांस्टेंट है, n बचेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। आपको रिलेशन चाहिए v में, तो आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा इसका। जैसे ही आप इसका, एक मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, हाँ नहीं हुई है, क्यूब रूट लोगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा n की पावर 1/3 यानी कि 1/3। तो ऐसा ऑप्शन देख लेंगे। अब r और देखते हैं, r निकालने के लिए इसी में अपन क्या करते हैं, इस बार v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, r की पावर 1/2। देखो r की पावर 1/2 जब इसमें पुट करोगे तो ये बनेगा बेटा r की पावर 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। देखो क्या किया है, r की पावर 1 यहाँ है, और ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो r की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब आपको क्या करना है, पहले तो दोनों साइड आप इसका स्क्वायर कर दो। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये 2 मर जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n का स्क्वायर। अब ले लो इसका क्यूब रूट, जैसे आप क्यूब रूट लोगे तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा 2/3 के। अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सॉरी ऐसा, हाँ ये r आपका है 2/3 और v है आपका, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n बराबर 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो आपसे पूछा है, देखो जब भी ऑर्बिट में रोटेट होगा इस टाइप से, ये इस टाइप से, तो बेटा ये 2πr होता है। कितना होता है, 2πr। आप लिखोगे यहाँ 2πr बराबर n लैम्डा। आपसे क्या पूछा है, लैम्डा पूछा है, वेवलेंथ पूछी है, और r की जो वैल्यू है वो फर्स्ट ऑर्बिट की नहीं पूछी है, किसकी पूछी है, सेकंड की। तो यहाँ r2 लिखना पड़ेगा, और n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा पाई r की पावर r2 सेकंड ऑर्बिट में, और यहां रखेंगे 2 तो 2 से 2 मर जाएगा, समझ गए ना, या 2 और ये 2 तो लैम्डा आ गया, ये आपका लैम्डा आ गया। अब r2 निकालने के लिए एक रिलेशन दे रखा है, आपको बोला है गिवन बोर रेडियस। अगर बोर रेडियस ये है तो r2 आएगा बेटा r0 इंटू n का स्क्वायर, यही है। r0 कितना है, 0.052 इंटू 4, और ये वैल्यू यहां रख देंगे अपन r2 की। देखो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 0.052 इंटू 4। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है भाई, जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा इसका सेकंड। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्या मानना है, 2πr बराबर एल लैम्डा, और n की वैल्यू 2 पुट करनी है और r2 लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आ गया, इसमें भी बहुत कैलकुलेशन है। देखो सोचते हैं क्या बोला है, बोला है कि स्पेयर ऑफ द रेडियस r कट फ्रॉम ए लार्जर सॉलिड स्पेयर ऑफ द रेडियस 2r।
ये बोला है कि इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2r है। ठीक है, as shown in the figure, the ratio of moment of inertia smaller sphere to that rest part sphere about it y, इसके अबाउट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो मास की बात कर लेते हैं। बड़े वाले गोले का वॉल्यूम लिखेंगे तो वो हो जाएगा बेटा 4/3 पाई, और r की जगह क्या रखेंगे, 2r। बड़े वाले गोले की बात कर रहे हैं अपन पहले, 2r। तो ये v जो है आपका आ जाएगा कितना, 8 बाहर आएगा, 4 3 पाई r3। मैं मान लेता हूं कि ये जो मास है ये कितना है बेटा, 8m है। कितना है, 8m। इस पूरे गोले के अगर मास की बात करता हूं, इसको मैंने मान लिया कितना है, 8m है। तो इस छोटे वाले गोले का मास कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r3। तो अगर मैं इससे तुलना करता हूं, इसको कंपेयर करता हूं, तो इसका जो मास आएगा बेटा वो मान लेंगे अपन m है। ठीक है, अब चलो, अपने से पूछा है छोटे गोले का, और जो बचा हुआ पार्ट है इसको कट करके बाहर निकाल लेंगे अपन, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका रेशियो क्या है। तो छोटे गोले की बात करते हैं, ये छोटा गोला है जिसकी रेडियस है r, ये आपका y हो जाएगा। इस अक्ष के अबाउट आपको पता है 2/5 mr² होता है। इसमें पैरेलल थ्योरम लगा देंगे, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा स्मॉल वाले का, वो आ जाएगा बेटा 7/5 mr²। समझ गए, ये r है, यहां पुट कर देंगे। अब रेस्ट पार्ट का कैसे निकालेंगे इस पूरे गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो बाहर निकाला है, तो अपना वो जो बचेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, पहले पूरे बड़े वाले गोले का माइनस जो आपने पार्ट कट किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें से माइनस कर लेंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो देखो S2 मान लेते हैं इसको, पहले गोले का हो जाएगा 2 5 m की जगह रखेंगे बेटा 8m, और रेडियस कितनी है, 2r है, तो 2 यानी कि 4r² हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका i, ये हो जाएगा आपका 32.25 mr²। अब इसमें से माइनस कौन सा करना है, ये वाला, समझ गए ना, बड़े गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इसका, तो इस रेस्ट पार्ट का जो बचा हुआ पार्ट है आपका उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे अपन 7/5 mr²। सोल्व करते हैं इसको, देखो अपन mr² तो कॉमन ले लेते हैं, यहां बच जाएगा बेटा 264 डिवाइड बाई 5 माइनस 7 डिवाइड बाई 5। इसको सोल्व करेंगे तो 64 माइनस 7 57, क्या आएगा 57 डिवाइड बाई 5 mr²। अब आपसे पूछा है कि इसका और इसका रेशियो क्या होगा, ये अपॉन ये, तो देखो ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, तो 7 डिवाइड बाई 57 ये इसका आंसर है। तो देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भी इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है, और मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ डाटा अधूरे हैं, बाकी मैं कोशिश करूंगा समझाने की, क्योंकि इसमें ये नहीं दे रखा है कि आप पहले इसको प्लस मानोगे या इसको माइनस मानोगे। इसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है मेरे हिसाब से अधूरी है। ठीक है, बाकी कोशिश करते हैं। देखो आपका टाइम जो है, आपको बोला है कि t बराबर 15 मिली सेकेंड पे थोड़ा पानी देना, t बराबर 15 मिली सेकेंड पे आपको पता करना है कि जो डायोड है आपके D1 और D2 वो कौन से 22 में हो गए। तो देखो आपको एक वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, यहां पुट करते हैं 220 साइन और 100 पाई, और t की जो वैल्यू है वो है आपकी 15। देखो भाई मिली, तो नीचे आ जाएगा 1000, ये इससे 2 बार मर जाएगा, और ये हो जाएगा आपका यानी कि v
इनपुट जो आएगा वो 220 साइन, यहां बचेगा बेटा 3π/2, और साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहां से जो 15 मिली सेकेंड पे जो वोल्टेज आएगी वो आएगी -220 वोल्ट। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं कि इधर करंट जा रही है। अब ये डाउट है इसमें कि ऊपर प्लस ले या नीचे माइनस ले। अगर इसको नीचे माइनस लेते हैं तो D2 आपका जो है वो फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा, और D1 डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में आ जाएगा। मेरे हिसाब से मैं फिर बोल देता हूं, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन अधूरी है। तो आपका डायोड जो है वो D1 तो है रिवर्स बाइस में और D2 है फॉरवर्ड बाइस में। मेरे हिसाब से इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सेकंड करते हैं। ठीक है, मैंने करंट को इधर लिया, भाई इंडिकेट नहीं किया आपको कि ऊपर प्लस लेना या फर्स्ट हाफ, कुछ भी समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो मेल्स लॉ से है। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है इसमें। देखो आपको बोला द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइजेशन एट 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड। देखो सीधी सी बात है भाई, आपको बोला है कि दो पोलराइड है, मान लिया मैंने एक ये है इस टाइप से, और एक पोलराइड ऐसे क्रॉस रखे हुए, यानी कि इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, और इसके बीच में एक सीट रखी हुई है। आपको बोल रहा है कि जब इससे पहले से पास होता है तो ये वाला एंगल थीटा है। मैं इसको थीटा लेके सोल्व कर रहा हूं, उसने 22 पॉइंट दिया है, तो लास्ट में अपन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इंटेंसिटी जो दे रखी है वो I0 दे रखी है। अगर इससे थीटा है और ये एंगल इसके और इसके बीच का एंगल अगर 90 है, तो उससे जो एंगल आएगा बेटा वो आएगा 90 माइनस थीटा। बस कुछ नहीं है, दो बार आपको मेल्स लॉ लगाना है। तो देखो इसके लिए इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, I डैश I0 और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए लगाएंगे तो फिर से मेल्स लॉ लगेगा, क्या आएगा I डैश, ये होगा बेटा I0 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें थोड़ी सी गणित लगा लेते हैं अपन। देखो आपको पता होगा साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे नीचे, ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखो क्या बनेगा, I डैश जो आएगी वो हो जाएगी I0, इसको अपन लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और इसका स्क्वायर और कर देंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। इसका भी क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गई बात। देखो अब साइन आपका जो थीटा है वो कितना है 22.5 डिग्री है, तो इसका डबल करेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बेटा I0, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे 2, और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 8, यानी कि आंसर आएगा इसका I0/8, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एसएचएम से है। देखो क्या बोला है कि आपके पास दो आइडेंटिकल पॉइंट मास P एंड Q सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेटेड मासलेस स्प्रिंग, और K1 K2 ये आप इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि इनकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, स्पीड है, वो दोनों की सेम है, दोनों की मैक्सिमम स्पीड सेम करते हैं। अगर आपको पता है तो मैक्सिमम स्पीड होती है बेटा ओमेगा इंटू ए। तो फर्स्ट के लिए लिखेंगे ओमेगा, आपसे क्या पूछा है, रेशियो किसका पूछा है, ए क्यू, तो इसको लिख दिया अपन ने ए क्यू, और ये सॉरी ओमेगा क्यू, ए क्यू बराबर ओमेगा पी इंटू ए पी। क्या बोला है कि मैक्सिमम स्पीड सेम है, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होती है ओमेगा इंटू ए है। अब आपको पता होना चाहिए ओमेगा क्या होता है, या ओमेगा को क्या पूछा है आपसे, हाँ ओमेगा होगा बेटा, देखो ओमेगा क्या होता है, K/M, क्या होता है K/M।
इसका के जो है वो 2 है और इसका p का के देखो दे रखा है, p के लिए के क्या है, k1 है और q के लिए k2 है। दोनों वैल्यू रखेंगे, देखो अंडर रूट k2 बाई m ए क्यू, ये बराबर हो जाएगा किसके, अंडर रूट k1 डिवाइड बाई m और ap। आपसे पूछा है, इसको इधर ले जाएंगे, आपसे रेशियो पूछा है, ये इससे मर जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो आपका बनेगा ए क्यू डिवाइड बाई ए पी बराबर हो जाएगा बेटा अंडर रूट k1 डिवाइड बाई k2। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कैलकुलेशन है। देखो क्या बोला है आपको, आपको बोला है इन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ द वॉल्यूम, एक वॉल्यूम दे रखा है ऑक्सीजन सिलेंडर का आपको V, वो दे रखा है, लीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, ये आ गया, और उसके मोल दे रखे हैं आपको, इनिशियल मोल कितने हैं, N1 मान लेंगे इसको, ये 18.20 यही है। मोल ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर सम ऑक्सीजन विड्रो, ये बोल रहा है कि इससे कुछ ऑक्सीजन बाहर निकाल दी गई है, तो इसका जो गेज प्रेशर है वो कितना हो गया, 11। अगर गेज प्रेशर 11 है तो जो प्रेशर आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 12 एटीएम। एटीएम को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन किसमें, ये देखो वैल्यू दे रखे है न्यूटन अपॉन, तो P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और टेम्परेचर भी दे रखा है, T जो दे रखा है वो कितना है, 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस है, अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, केल्विन में, ठीक है। तो देखो आपने से पूछा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास पूछा है, तो सबसे पहले तो अपने को मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि मोल कितने कम हुए, और जैसे ही मोल मिल जाएंगे तो डेल्टा एन बराबर क्या लिख देंगे बेटा, मास अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब मोल कैसे निकालेंगे, देखो ये इनिशियल मोल है, फाइनल मोल निकालेंगे N2, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, PV बराबर nRT, n निकालना है तो N2 बराबर हो जाएगा बेटा PV डिवाइड बाई RT। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये मेरे हिसाब से आएगा 14.6, ये आपके फाइनल मोल है, ये इनिशियल मोल है, इन दोनों को सेपरेट करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगी 3.4, यानी कि इतने मोल्स की कमी हो गई। ये तो मोल है, आपको चाहिए मास, तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट भी दे रखा आपको 32, यानी कि इसको 32 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा भाई साहब थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, धन्यवाद। आपको फिर बता देता हूं मैं कि हमारी टीम LBS भाद्रा जो है वो लगातार नीट के सॉल्यूशन डाल रही है, जिसमें फर्स्ट अपन ने डाला था केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी का, और अब नंबर चल रहा है फिजिक्स का। तो और हमारी टीम LBS भाद्रा जो है वो एक फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रही है, जिसका आगाज हो चुका है। हमारी टीम पूरी डेडिकेशन के साथ इसमें लगी हुई है, तो आशा करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।